मनोरंजन की दुनिया शायद हमेशा के लिए बदलने वाली है। स्ट्रीमिंग का बादशाह नेटफ्लिक्स अब हॉलीवुड के सबसे पुराने और सबसे नामी बैनर में से एक पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। खबरें तो आप तक पहुंची गई होंगी। दरअसल 5 दिसंबर 2025 को एक ऐसी घोषणा हुई है जिसने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग डिवीजन को खरीदने के लिए एक समझौता किया है। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये लगभग 82.7 बिलियन डॉलर यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की डील होने जा रही है, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को पूरी तरह से हिला कर रख सकती है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम खुश हों या फिर चिंता में डूब जाएं, ये समझना ज़रूरी है कि ये खबर असल में है क्या। नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। सच तो ये है कि अभी सिर्फ एक समझौते की घोषणा हुई है। इस सौदे को पूरा होने में यानी सारी कानूनी मंजूरियां मिलने में 12 से 18 महीने या फिर शायद उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है। अमेरिकी और यूरोपीय सरकार इस बात की बारीकी से जांच करेगी कि कहीं इस डील से बाजार में नेटफ्लिक्स का एकाधिकार तो नहीं बन जाएगा। तो सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है, लेकिन इसके होने की संभावना ने ही इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स का ये समझौता सिर्फ दो कंपनियों का मिलन नहीं है, ये दो अलग अलग जोनर्स का संगम है। एक तरह से नेटफ्लिक्स डेटा और एल्गोरिदम का शहंशाह है, जो ये जानता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ है वार्नर ब्रदर्स, 100 साल पुरानी विरासत वाला स्टूडियो जिसने हमें द डार्क नाइट्स, हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी यादगार कहानियां दी हैं। अब सवाल यह है कि जब डेटा पर आधारित इनोवेशन सिनेमा की इस विरासत से मिलेगा तो नतीजा क्या निकलेगा। क्या हमें और भी ज्यादा बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा या फिर सब कुछ एक ही फॉर्मूले में बंद कर रह जाएगा। एक बड़ा सवाल भारत के संदर्भ में भी आता है, ओटीटी का कंपटीशन क्या बढ़ने वाला है। जियो हॉटस्टार, जी5, सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म्स का क्या होगा, क्या ये नेटफ्लिक्स से मुकाबला कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम इसी हड़कंप का विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि ये जो डील होने जा रही है वो क्यों हो रही है, इसका आप पर और मुझ पर यानी हम जो दर्शक हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, आपके पसंदीदा शो और फिल्मों जैसे हैरी पॉटर और डीसी यूनिवर्स का भविष्य क्या होगा। तो ये ऐतिहासिक सौदा आखिर है क्या। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस डील की मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर डिस्कवरी के सिर्फ स्टूडियो और स्ट्रीमिंग बिजनेस को खरीद रहा है। इसका मतलब यह है कि वार्नर ब्रदर पिक्चर्स जो फिल्में बनाता है, वार्नर ब्रदर टेलीविजन जो टीवी शो बनाता है यानी एचबीओ और एचबीओ मैक्स स्ट्रीमिंग सर्विस, ये सब नेटफ्लिक्स के कंट्रोल में आ सकते हैं। इसके साथ ही डीसी एंटरटेनमेंट, बैटमैन, सुपरमैन और हैरी पॉटर जैसी बेशकीमती इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का खजाना भी नेटफ्लिक्स की तिजोरी में चला जाएगा, ये भी उनके कब्जे में आ सकता है। तो फिर वार्नर ब्रदर डिस्कवरी के जो बाकी हिस्से हैं उनका क्या होगा। देखिए, सीएनएन, टीएनटी, डिस्कवरी चैनल और कार्टून नेटवर्क जैसे केबल टीवी चैनल इस डील का हिस्सा नहीं है। उन्हें एक अलग कंपनी डिस्कवरी ग्लोबल के नाम से बनाया जाएगा जो स्वतंत्र रूप से काम करेगी। ये एक स्मार्ट कदम लगता है क्योंकि इससे नेटफ्लिक्स सिर्फ उन हिस्सों पर फोकस कर पाएगा जो सीधे तौर पर उसके स्ट्रीमिंग बिजनेस को मजबूत करता है, यानी कंटेंट और स्टूडियो। लेकिन ये सौदा हुआ ही क्यों है, ये समझना भी जरूरी है। नेटफ्लिक्स, जिसके दुनिया भर में लगभग 280 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा से ही अपनी लाइब्रेरी को और बड़ा और बेहतर बनाने की फिराक में रहा है। जब अमेजॉन ने एमजीएम स्टूडियो को खरीदा और डिज्नी ने फॉक्स को, तो नेटफ्लिक्स पर भी ये बड़ा सा दाव खेलने का दबाव बढ़ गया कि भैया आप कैसे पीछे रह जाएंगे। तो वार्नर ब्रोस को खरीदकर नेटफ्लिक्स न केवल एक बड़े प्रतिद्वंदी यानी एचबीओ मैक्स को मैदान से हटा रहा है, बल्कि हॉलीवुड की सबसे बड़ी कंटेंट लाइब्रेरी में से एक का मालिक भी बनने जा रहा है। दूसरी ओर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी पिछले कुछ समय से भारी कर्ज और वित्त दबाव से जूझ रही है। उनके लिए अपने स्टूडियो और स्ट्रीमिंग एसेट्स को बेचकर कर्ज कम करना और अपनी केबल नेटवर्क कंपनी पर ध्यान केंद्रित करना एक व्यावसायिक फैसला था। ये अपनी विरासत को एक नए मजबूत घर में सौंपने जैसा है ताकि वे भविष्य में और ज़्यादा फल फूल सके। आपके लिए इसका क्या मतलब है। देखिए, आपकी जो पसंदीदा फ्रेंचाइजी का भविष्य क्या होगा ये समझना आप ज़रूरी है, क्योंकि दर्शक सबसे पहले उत्साहित और परेशान हो सकते हैं। तो देखिए, बिजनेस की बात तो बहुत हुई, अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर
इस डील का हम जैसे दर्शक पर क्या असर पड़ेगा, हमारी जो पसंदीदा कहानियां हैं उनका क्या होने वाला है। सबसे पहले बात डीसी यूनिवर्स की कर लेते हैं। ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। जेम्स गन और पीटर सैफरन ने हाल ही में सुपरमैन फिल्म के लिए डीसी यूनिवर्स को रीबूट करने की एक एम्बिशियस योजना शुरू की है। अब नेटफ्लिक्स के आने से क्या होने वाला है, देखिए ज़्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि नेटफ्लिक्स जो गन और सैफरन की योजना है उनको जारी रखना चाहेगा, क्योंकि एक बनी बनाई योजना को बंद कर देना, उसे रद्द कर देना, ये बहुत सारे पैसे को और समय को बर्बाद करने जैसा होगा। तो ऐसा शायद ही लेकिन नेटफ्लिक्स अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के लिए जाना जाता है। हो सकता है कि नेटफ्लिक्स डीसी यूनिवर्स को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एंकरेज करे, क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास भले ही मार्वल जैसा सफल यूनिवर्स बनाने का सीधा सा अनुभव ना हो, लेकिन उसके पास अलग अलग जोनर में हिट शो बनाने का अनुभव ज़रूर है, जो डीसी के लिए एक नई दिशा खोल सकता है। एक चिंता यह भी है कि भाई क्या डीसी की फिल्में अब भी सिनेमाघर में आएंगी। इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अनुमान है कि नेटफ्लिक्स सुपरमैन और बैटमैन जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्मों को थिएटर में ही रिलीज करना जारी रखेगा, लेकिन हो सकता है कि थिएटर में रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों बाद, शायद 30 या 45 दिन के बाद, ये फिल्में नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल हो जाएं। तो ये अटकलें बनी रहेंगी जब तक चीज़ें सही मायने में सामने नहीं आ जाती। दूसरा, हैरी पॉटर वाला जो सीरीज़ है उसका क्या होगा, ये भी बहुत प्रचलित है दुनिया में। देखिए, हैरी पॉटर फैंस के लिए ये एक रोमांचक दौर हो सकता है। एचबीओ पहले से ही हैरी पॉटर की किताबों पर आधारित एक बड़ी टीवी सीरीज पर काम कर रहा है, जिससे जो है ये इस दशक के अंत तक, यानी ये जो अगले 10 साल हैं उस टाइम के अंदर ये रिलीज होने की उम्मीद की जा रही है। अगर ये डील हो जाती है तो ये शो एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज बन सकता है, और नेटफ्लिक्स शायद सिर्फ इस सीरीज तक ही सीमित ना रहे। वे स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह इसका जो यूनिवर्स है उसे फैलाने में तो माहिर है ही है, तो वो इसमें भी और कुछ नया ऐड ऑन करने की सोचे। तो हो कुछ भी सकता है, चीज़ें कुछ भी रूप ले सकती हैं। नेटफ्लिक्स के पास इस दुनिया को उन तरीकों से एक्सप्लोर करने का साधन और एम्बिशन है जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक चिंता की बात है कि कुछ फैंस को डर है कि कहीं नेटफ्लिक्स शायद इस फ्रेंचाइजी को ज़रूरत से ज़्यादा भुनाने की कोशिश ना कर ले, जिससे उसकी क्वालिटी कम हो सकती है। जबकि एचबीओ अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है और नेटफ्लिक्स कभी कभी क्वांटिटी को क्वालिटी पर तरजीह देता है। ये संतुलन साधना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है नेटफ्लिक्स के लिए। तीसरा बड़ा मुद्दा है कि एचबीओ की पहचान का क्या होगा। आपने सुना होगा, इट्स नॉट टीवी, इट्स एचबीओ। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि क्वालिटी का एक वादा है। गेम ऑफ थ्रोन्स, द सोप्रानोस, सक्सेशन, द लास्ट ऑफ अस जैसे शोज ने टेलीविजन की दुनिया ही बदल कर रख दी है। अब सवाल ये है कि क्या एचबीओ नेटफ्लिक्स के इस विशाल समुद्र में अपनी पहचान कहीं खो तो नहीं देगा। संभावना है कि नेटफ्लिक्स एचबीओ को एक अलग प्रीमियम ब्रांड के तौर पर बनाए रखेगा, ठीक वैसे ही जैसे डिज्नी के अंदर मार्वल्स या स्टार वॉर्स की अपनी एक अलग पहचान है। इसका मतलब है कि एचबीओ का शानदार कंटेंट अब नेटफ्लिक्स पर करोड़ों नए दर्शकों तक पहुंचेगा। लेकिन क्या एचबीओ की क्रिएटिव फ्रीडम और निडरता के साथ कहानी कहने की जो उनकी एक परंपरा सी रही है वो बची रहेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। नेटफ्लिक्स के अधिकारियों का कहना है कि वे वार्नर ब्रदर्स की विरासत का सम्मान करेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट मर्जर में अक्सर होता क्या है कि वादे जो है ना समय के साथ बदल जाते हैं। तो ये वक्त बताएगा कि ये चीज़ें कितनी स्थिर बनी रहती हैं। ये सौदा सिर्फ कुछ शो और फिल्मों के बारे में नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री के भविष्य को आकार दे सकता है। अगर ये डील हो जाती है तो स्ट्रीमिंग की दुनिया में 3 सबसे बड़े खिलाड़ी होंगे। एक नेटफ्लिक्स, दूसरा डिज्नी और तीसरा अमेज़ॉन। जब मुकाबला कम होता है तो कीमतों के बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। जानकारों का अनुमान है कि भविष्य में हमें अपने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के लिए शायद ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। इस मुद्दे को भारत के लिहाज से भी अगर देखें तो मामला और गंभीर दिखाई देता है, क्योंकि भारत में जो ओटीटी के प्लेयर्स हैं उसमें जियो सिनेमा, हॉटस्टार, सोनी लिव, जी5 जैसे नाम शामिल हैं। भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब तक अपनी ग्रोथ के लिए 3 चीज़ों पर टिके हुए थे। एक रीजनल कंटेंट, दूसरा लाइव स्पोर्ट्स और कुछ हॉलीवुड लाइसेंस्ड शोज़। अब अगर वार्नर ब्रोस का जो
प्रीमियम कंटेंट है वो नेटफ्लिक्स पर ज़्यादा एक्सक्लूसिव या प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाएगा, वहाँ दिखाया जाएगा, तो भारतीय ओटीटी के पास हाई एंड इंटरनेशनल टाइटल्स की सप्लाई कम हो जाएगी। इससे उनको या तो ज़्यादा कीमत देकर लाइसेंस लेना पड़ेगा या फिर अपने ओरिजिनल कंटेंट पर पैसा खर्चना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अब होने ये वाला है कि भाई नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी तो और ज़्यादा रिच होने से उनका ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जस्टिफाई करना आसान हो जाएगा, तो वो एग्रेसिवली प्राइसिंग मार्केटिंग कर सकेंगे, जिससे पेड सब्सक्राइबर्स के लिए नेटफ्लिक्स और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। लेकिन इससे इंडियन OTT जो प्लेयर्स हैं उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है, उनको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि प्राइस कम्पिटिटिव रखनी होगी उनको, या फिर ज़्यादा पैसा अपने कंटेंट प्रोडक्शन में डालना होगा, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आ सकती है। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आ जाएगी तो इसका जाहिर तौर पर सीधा असर उपभोक्ता पर भी डाला जा सकता है, लेकिन ऐसा करना भी उनके लिए शायद उतना आसान और पॉसिबल ना हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स की प्राइसिंग से मुकाबला करना उनके लिए आसान ना हो। इससे बचने के लिए इंडियन OTT के पास एक ही तरीका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडियन OTTs को सर्वाइव और ग्रो करने के लिए अपनी डिफ्रेंशिएशन क्लियर करनी होगी, जैसे स्ट्रॉन्ग रीजनल स्टोरी टेलिंग, अपने नीच पर अपने जो जैनर्स हैं उनकी तरफ ध्यान देना होगा, इंटरेक्टिव फॉर्मेट्स पर ध्यान देना होगा, या फिर बंडल ऑफर एक साथ करने होंगे, मतलब जिसमें डेटा प्लस OTT प्लस और वो जो चीज़ें ऐड कर सकें वो उसमें डालना होगा, तो शायद compete कर जा सके। लेकिन ये कितना आसान होने वाला है या कितना मुश्किल, ये भविष्य बताएगा। दूसरी तरफ एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या सिनेमा का भविष्य भी दांव पर है। वार्नर ब्रदर ट्रेडिशनल तौर पर सिनेमा घरों को प्राथमिकता देता आया है। नेटफ्लिक्स के आने से क्या ये सब बदल जाएगा? ये संभव है कि छोटी और मध्यम बजट की जो फिल्में वो सीधे तौर पर स्ट्रीमिंग पर चली जाएं और सिर्फ बड़ी ब्लॉकबस्टर ही सिनेमा घर का मुंह देखें, जो थिएटर बिजनेस को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसके अलावा राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इनके लिए भी एक बड़ी समस्या हो सकती है, इस चीज़ के मायने बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स के जो विशाल बजट और ग्लोबल पहुंच है, उसके हिसाब से कहानियों को बड़े पैमाने पर बताने का मौका मिलेगा इन सबको। लेकिन दूसरी तरफ खरीदारों की जब संख्या कम होने लगती है ना, तो मोलभाव करने की शक्ति भी कम हो जाती है, तो वहाँ नेटफ्लिक्स से मोलभाव करना इन सब के लिए शायद मुश्किल हो। तो कुल मिलाकर ये सौदा आने वाले टाइम में एंटरटेनमेंट के भविष्य को एक नया आकार दे सकता है। अब आपका सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ी चिंता क्या है इस पूरे समझौते को लेकर? क्या आप DC और नेटफ्लिक्स के जो ये मर्जर होने जा रहा है, ये जो मिलन होने जा रहा है, उससे खुश हैं, या फिर HBO के भविष्य को लेकर चिंतित हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।